अध्याय 12 विद्युत विद्युत आवेश। जब विद्युत आवेश किसी चालक में से प्रवाहित होता है तब हम कह सकते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। विद्युत परिपथ क्या है? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत धारा विद्युत परिपथ कहते हैं। फिर इसका है परिभाषा है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं या फिर आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया था उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना जाता है तथा धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा कहते हैं। अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह कहते हैं। अतः विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से t समय में नेट आवेश Q प्रवाहित होता है तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I को इस प्रकार व्यक्त करते हैं I बराबर Q/T, यानी कि आवेश प्रवाह की दर, यानी प्रति सेकंड कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसको हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम है, इसको C से प्रदर्शित करते हैं। और जो आवेश लगभग 6 × 1018 इलेक्ट्रॉनों में होता है, 6 × 1018 इलेक्ट्रॉनों में जो आवेश होता है उसके तुल्य होता है 1 कूलाम आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10−19 कूलाम। विद्युत धारा को एम्पियर यानी कि A से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। इस मात्रक का नाम आंद्रे मेरी एम्पियर नाम की फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। आंद्रे मेरी एम्पियर का जीवन काल था 1775 से 1836। 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से की जाती है। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम प्रति सेकंड। अल्प परिमाण की विद्युत धारा को एम्पियर कहते हैं। अल्प परिमाण की विद्युत धारा को मिली एम्पियर कहते हैं। मिली एम्पियर यानी कि 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होते हैं, अथवा इसको इस प्रकार से इसको माइक्रो एम्पियर में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो माइक्रो एम्पियर में क्या होता है, 1 माइक्रो एम्पियर यानी कि 1 म्यू एम बराबर होता है 10⁻⁶ एम्पियर। और विद्युत परिपथों में विद्युत धारा को नापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है और इसको विद्युत धारा परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो ये डायग्राम है, इसमें एम्पियर श्रेणी क्रम में लगाया हुआ है और ये विद्युत धारा को नापने का यंत्र है। यहाँ एक आंकिक प्रश्न है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेशों का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ विद्युत धारा दे रखी है 0.5 एम्पीयर और समय दे रखा है 10 मिनट। तो 10 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, 600 सेकंड हो जाएगा। तो I बराबर Q/T होता है।
हमें ज्ञात करना आवेश, तो आवेश हो जाएगा, आवेश बराबर हो जाएगा आई टी। तो 0.5 एम्पियर इंटू 600 सेकेंड बराबर 300 कूलाम आ जाएगा। जब किसी प्रारूपिक कॉपर के तार के लिए जिसमें कोई लघु विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस अपवाह चाल का परिकलन किया जा सकता है, और यह चाल वास्तव में अत्यंत अल्प होती है, 1 मिलीमीटर यानी कि 1 mm प्रति सेकंड कोटि की पाई गई है। तो परिपथ में जो विद्युत की चाल होती है वह 1 mm पर सेकंड होती है। विद्युत विभव और विभवांतर। विद्युत विभव और विभव अंतर। किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह के लिए वास्तव में गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर होता है। यानी किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह के लिए गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती और इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर होता है। जो विद्युत दाब में अंतर होता है इसी को हम विभव अंतर कहते हैं। किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है, और ऐसा उस समय भी हो सकता है जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती, तब भी उनके टर्मिनलों के बीच विभव उत्पन्न होता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया चल रही है तो विभव उत्पन्न होगा। जब सेल को किसी चालक परिपथ अवयव से संयोजित करते हैं तो विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है। अब किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव को, यानी जो विद्युत विभव है इसको हम कार्य द्वारा भी परिभाषित कर सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच में विद्युत विभवांतर है उसको हम कार्य द्वारा भी परिभाषित कर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा है, इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर होता है। यहाँ देखते हैं हम दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, यानी कि इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है उसी को हम विभवांतर कहते हैं। B बराबर W/Q, कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को Q से। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट है, जिसको इटली के भौतिक विज्ञानी आलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। यानी किसी धारावाही चालक के दो बिंदु, यानी दो बिंदु मान लेते हैं हम, कोई ये दो बिंदु है, तो दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश, बटे में कूलाम है तो एक कूलाम आवेश को, यानी कि एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। तो दोनों बिंदुओं के बीच में 1 वोल्ट का विभव अंतर होगा। तो विभव का अंतर कितना होगा? 1 वोल्ट होगा जब हम एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करते हैं। तो अब विभवांतर को वोल्ट मीटर में नापा जाता है और वोल्ट मीटर को परिपथ में सदैव जिन दो बिंदुओं के बीच में हमें विभवांतर ज्ञात करना होता है उन बिंदुओं से पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। तो विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। अब इसका एक उदाहरण है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो V बराबर W/Q। तो यहाँ पर हम W बराबर V/Q हो जाएगा, तो 12 × 2 बराबर 24 जूल आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि 6 वोल्ट की बैटरी से
गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो प्रत्येक कूलाम को कितनी ऊर्जा दी जाएगी। तो जो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और इसको कार्य से भी प्रदर्शित करते हैं, तो कितना कार्य किया जाएगा। तो हमारे पास में था B बराबर W/Q। तो यहाँ पर हमें W ज्ञात करना है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा। तो एक कूलाम को हम 6 वोल्ट से गुणा कर देंगे तो 6 जूल ऊर्जा दी जाएगी, यानी 6 जूल कार्य किया जाएगा। ऊर्जा को हम कार्य से भी प्रदर्शित करते हैं। जब हम विद्युत परिपथ देखते हैं तो विद्युत परिपथ में हमें कुछ चिन्ह दिखाई देती है, कुछ सिंबल दिखाई देते हैं, कुछ प्रतीक दिखाई देते हैं। अतः उन प्रतीकों का मतलब क्या होता है, उनका अर्थ क्या होता है, तो हम उन प्रतीकों को भी देखते हैं और उन अवयवों के नाम भी देखते हैं कि उन प्रतीकों के क्या नाम है। तो यहाँ देखते हैं कि जब विद्युत परिपथ में सेल लगा होता है तो उसमें 2 डंडियाँ होती हैं। बड़ी डंडी को तो धन टर्मिनल से और छोटी डंडी को ऋण टर्मिनल से प्रदर्शित करते हैं सेल को। और जो सेलों का संयोजन या बैटरियों का संयोजन श्रेणी क्रम में होता है, तो एक सेल का धन टर्मिनल, तो सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, तो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं तथा तो इस तरह से सेलों का जब बचा दूसरा टर्मिनल धन टर्मिनल को ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं और ऋण टर्मिनल को धन टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो एक सेल है, इसका धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल, तो इसका जो ऋण टर्मिनल है दूसरा सेल है, इसके धन टर्मिनल से जोड़ देते हैं। फिर इस सेल के जो ऋण टर्मिनल है इसको तीसरे सेल के धन टर्मिनल से जोड़ते हैं। इस तरह से इसको श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। जब इस तरह का जो चिन्ह होता है, कोष्टक के अंदर कुछ नहीं होता, खाली रहता है, तो इसका मतलब होता है कि स्विच खुला हुआ है, स्विच चालू नहीं, धारा प्रवाह नहीं हो रही। और जब कोष्टक के अंदर इंडिकेटर यानी कि बिंदु आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, स्विच बंद है। और जब तार एक दूसरे से मिलते हैं जिस स्थान पर, तो उसको संधि कहते हैं। तो तार संधि इस तरह की होती है। और जब तार एक दूसरे से गुजरते और संधि नहीं करते तो उसको हम ऊपर से होते हुए गुजारते हैं, यानी सीधा तार नहीं दिखाते, उसके ऊपर से एक घुमावदार यानी कि अर्धवृत्त बना करके निकालते हैं एक तार को दूसरे तार के ऊपर से, जब कोई संधि नहीं होती है। विद्युत बल्ब को ये उल्टा ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं परिपथ में। प्रतिरोध है, प्रतिरोध को हम टेढ़ी मेढ़ी लाइन से प्रदर्शित करते हैं। और परिपथ में जब धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोधक या फिर हम इसको रेगुलेटर भी कह सकते हैं, तो रेगुलेटर को प्रतिरोध में एक तीर के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, जिस तीर के चिन्ह को हम आगे पीछे खिसका सकते हैं, धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। या फिर ऊपर से कोई एक तीर का चिन्ह आता है और वह धारा को नियंत्रित करता है आगे पीछे खिसका करके। हम इस पॉइंट को खिसका करके यहाँ भी ला सकते हैं और यहाँ भी ला सकते हैं। इस तरह से हम प्रतिरोध को नियंत्रित करते हैं। और एमीटर यानी जो विद्युत धारा नापने का यंत्र होता है एमीटर, इसको हम एक गोले के अंदर ए से प्रदर्शित करते हैं और दोनों तरफ प्लस माइनस चिन्ह लगाते हैं। वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर पार्श्व क्रम में लगाया जाता है, यानी कि समांतर क्रम में लगाया जाता है। इसको बी से प्रदर्शित करते हैं और गोले के अंदर रखते हैं इसको, वृत्त के अंदर, और दोनों साइड प्लस माइनस चिन्ह होते हैं। तो इस तरह से हम परिपथ में विभिन्न प्रतीकों को पहचान सकते हैं। ओम का नियम। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के बीच उन्होंने संबंध स्थापित किया था। उन्होंने कैसे संबंध स्थापित किया था? किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है और इसको ओम का नियम कहते हैं। परंतु ऐसी स्थिति में तार का ताप समान होना चाहिए। सन 1827 में जर्मन
जर्मनी के भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा I तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में संबंध बताया था। तो इसका हम प्रयोग देखते हैं। ये विद्युत परिपथ है और इसमें सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है और एक एक करके इनमें पहले एक सेल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, फिर दो सेलों को जोड़ करके विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो इस तरह से हम इसका वोल्ट मीटर और अमीटर में हम पाठ्यांक लेते हैं। तो जैसे जैसे वोल्टता का मान बढ़ता जाता है तो धारा का मान भी अमीटर में बढ़ता जाता है। वोल्ट मीटर से विभवांतर ज्ञात करते हैं और अमीटर से धारा ज्ञात करते हैं। तो जब हम इनका पाठ्यांक लेते हैं तो इसका ग्राफ बनाने पर हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। लेने पर हमें सीधी रेखा प्राप्त होती है, अर्थात जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ता है धारा का मान भी उसी के साथ में बढ़ता है और एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ओम के नियम को समीकरण में इस प्रकार लिख सकते हैं, V समानुपाती है I के, यानी कि वोल्टता समानुपाती है विद्युत धारा के। तो V/I बराबर हो जाएगा नियतांक। तो R नियतांक क्या है, R होगा। और जो ओम का नियम है जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था और ओम का इसको R से प्रदर्शित करते हैं प्रतिरोध को, और जो R नियतांक है इसे हम तार का प्रतिरोध कहते हैं। और किसी चालक का यह गुण या किसी चालक का वह गुण जो अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है और इसे ग्रीक भाषा के शब्द ओम से निरूपित करते हैं। B बराबर IR भी होता है और R बराबर B/I। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा इसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। इसको I बराबर B/R से प्रदर्शित कर देते हैं। किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध दुगना हो जाए तो विद्युत धारा आधी बह जाती है। और यदि किसी स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए हुए, यानी वोल्टता के मान में कोई परिवर्तन किए हुए बिना ही हम विद्युत धारा को नियंत्रित करते हैं, तो जिस युक्ति का हम प्रयोग करते हैं उसको हम धारा नियंत्रक कहते हैं। तथा इस प्रकार की युक्ति को हम, और जिस अवयव का प्रयोग किया जाता उस युक्ति में, उसको हम परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। तो इस प्रकार के प्रतिरोध को हम परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। और परिवर्ती प्रतिरोध जिस युक्ति में प्रयोग किया जाता है उस युक्ति को हम धारा नियंत्रक कहते हैं और धारा नियंत्रक को हम रेगुलेटर भी कहते हैं। जब एक ही साइज के चालकों को बदल बदल करके हम उनका प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, तो वह चालक जिसका प्रतिरोध सबसे कम होता है वह अच्छा चालक होता है और जिसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होता है वह हीन चालक होता है। और विद्युत रोधी भी अधिक प्रतिरोध लगाते हैं। समान साइज का कोई विद्युत रोधी हो तो इससे भी अधिक प्रतिरोध लगता है। किसी चालक का प्रतिरोध 4 कारकों पर निर्भर करता है। पदार्थ की लंबाई, पहला पदार्थ की लंबाई, दूसरा पदार्थ का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, और तीसरा पदार्थ की प्रकृति, और चौथा है पदार्थ के ताप, यानी ताप पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रतिरोध है पदार्थ की लंबाई के समानुपाती होता है तथा अनुप्रस्थ क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो रो है ये आनुपातिक स्थिरांक है। इसको पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या विद्युत
प्रतिरोधकता कहते हैं इसको, रो को। और रो का ऐसा ही मात्रक भी ओम होता है प्रतिरोधकता का, और ये पदार्थ का विशिष्ट गुण होता है। धातु तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, अर्थात 10⁻⁻8 से 8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर होती है। ये विद्युत की अच्छी चालक होती है दोनों ही। रबड़ तथा कांच जैसे विद्युतरोधी पदार्थों का प्रतिरोध 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर की कोटि का होता है। तो ताप परिवर्तन पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। अब देखते हैं हम मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता, उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। तब मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन नहीं होता, यानी कि दहन नहीं होता, ऑक्सीकरण नहीं होता। इस कारण मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत तपन युक्तियों जैसे कि विद्युत इस्त्री और टोस्टर में किया जाता है। टोस्टर टोस्ट सेकने का एक विद्युत यंत्र है या विद्युत युक्ति है। विद्युत बल्बों में केवल एकमात्र टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। इसका प्रतीक होता है W और परमाणु क्रमांक है 74। और कॉपर और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रतिरोधकता और प्रतिरोध। तो जो चालक धातु का प्रतिरोध 10⁻⁻6 से 10⁻8 ओम मीटर होता है। मिश्र धातु है, इनका 10⁻6 ही होता है। और जो विद्युत रोधी होते हैं इनका 10⁻12 से 10⁻18 के करीब होता है। तो विद्युत रोधी कौन कौन से हैं? कांच, एवोनाइट, डायमंड और कागज। रबड़ भी विद्युत रोधी है, लकड़ी भी विद्युत रोधी है, पत्थर भी विद्युत रोधी है। अभी इसका एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में B बराबर, तो हमें विद्युत धारा I बराबर P/R निकाल लेते हैं। तो निकालने के बाद में हमें दोनों का आ जाएगा 0.18 एम्पियर और 0.2 एम्पियर। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि इनका स्रोत तो एक ही है, समान है, किंतु इनका प्रतिरोध अलग अलग होने के कारण विद्युत धारा का मान वहाँ पर अधिक होगा जहाँ प्रतिरोध कम होगा। तो जो विद्युत धारा है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये एग्जाम्पल है। इसमें क्या करना है, पहले तो हम इसका प्रतिरोध निकालेंगे और जब प्रतिरोध निकालने के बाद में फिर इस प्रतिरोध का 120 में भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 8 एम्पियर लेगा विद्युत धारा 120 वोल्ट पर। अगला एग्जाम्पल है, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है तो इस ताप पर धातु के विद्युत प्रतिरोध क्या होंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि तार का प्रतिरोध दे रखा है 26 ओम, व्यास दे रखा है 3.3 मिलीमीटर। तो इसको मीटर बदलने के लिए क्या करते हैं, 10⁻³ से गुणा करते हैं, तो 3 × 10⁻⁴ मीटर आ जाएगा। तार की लंबाई मीटर में है। तो प्रतिरोधकता का सूत्र है रो बराबर RA/L। अनुप्रस्थ क्षेत्र πr² होता है। तो यह D रखेंगे तो हम D/2 स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसका नया संशोधित सूत्र क्या जाता है, R πD²/4L। अब इनके मान रखते हैं तो हमें करने पर हमें 1.84 × 10⁻⁻6 ओम मीटर प्राप्त हुआ। और यह है प्रतिरोधकता है मैग्नीज की, मैग्नीज माने Mn की। फिर अगला एग्जाम्पल है कि धातु का तार है जिसकी मोटाई और लंबाई बता रखी है और उसका प्रतिरोध 4 ओम है। यदि ऐसे ही पदार्थ का अन्य तार लिया जाता है जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है और उसकी लंबाई को हमने आधा कर दिया और मोटाई को दुगुना कर दिया, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो उसका प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तो 1/4 हो जाएगा, मतलब कि तार का नया प्रतिरोध 1 ओम आएगा। प्रतिरोधकों के निकाय। तो प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। तो प्रतिरोधकों के निकाय 2 प्रकार के बनते हैं।
एक होता है श्रेणीक्रम संयोजन, यानी श्रेणीक्रम संयोजन है प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम में संयोजन। तो इसमें जो अमीटर है इसको श्रेणीक्रम में जोड़ देते हैं और प्रतिरोधों को श्रेणीक्रम में जोड़ देते हैं, और वोल्ट मीटर को पार्स सभी प्रतिरोधों के वोल्ट मीटर के बीच में जोड़ देते हैं, यानी जो विभवांतर श्रेयता होगा वही तीनों का योग होगा। और दूसरा संयोजन होता है समांतर क्रम संयोजन, जिसको पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है। अब ये श्रेणी क्रम संयोजन, तो जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है इसमें प्रतिरोध, जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो प्रत्येक प्रतिरोध के जो तुल्य विभव होता है, वो जितने भी प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में सबके प्रतिरोधों का जो विभव है उनके योग के बराबर होता है। जिस तरह से श्रेणी क्रम में जो विभव होगा, तुल्य विभव किसके बराबर होता है, जैसे कि B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। फिर इसी के मान के आधार पर जबकि पूरे निकाय का जो धारा है वो सभी प्रतिरोधों पर समान होगी, यानी एक ही होगी, सेम टू सेम होगी। और इस तरह से हम इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो जैसे कि आर एस सीरीज में श्रेणी क्रम में, तो आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ये प्रतिरोध होगा। ये पार्श्व क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन है। इसमें देखते हैं कि हम जो पार्श्व क्रम में सभी निकायों पर, यानी जो सभी प्रतिरोध है निकाय के जितने प्रतिरोध है पार्श्व क्रम में सबका विभवांतर समान होता है, एक ही होता है, वोल्टता में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जो धाराएं हैं वो सबकी अलग अलग हो जाती है। जैसे कि R1 की धारा होगी I1 और R2 की I2 प्लस R3 की I3 हो जाती है। तो तुल्य धारा क्या हो जाएगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगी। जैसे यहाँ है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तो समांतर क्रम की धाराएं हैं और वोल्टता सबकी समान है। देख लेते हैं इनके जो सवाल है, तो ये जो भी सवाल है इसमें सूत्र के अनुसार मान रख के इनका निकाल लेते हैं। का ही एक अगला सवाल है और ये श्रेणी क्रम के हैं, श्रेणी क्रम का सवाल है, इसको हल करेंगे तो हमें लेंगे। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब किसी बैटरी से ऐसा प्रतिरोध समूह संयोजित किया जाए जिससे स्रोत की ऊर्जा निरंतर एवं पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती रहती है, तो इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। और विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के उदाहरण हैं विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री आदि। जानते हैं कि स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति, तो शक्ति P बराबर होता है BI और I बराबर होता है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो Q/T, I की जगह पर Q/T लगा देते हैं। और कार्य की भी सेम जानते हैं कि B बराबर होता है कार्य बटे आवेश, यानी B बराबर है विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। तो हम B की जगह पे W/Q रख देते हैं, तो Q से Q कट जाएगा और W इधर रह जाएगा और T इधर चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो W बराबर होता है हो जाएगा VIT। तो VIT को हम क्या कहते हैं, कार्य करना, यानी कि तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि B विभवांतर द्वारा I धारा प्रवाहित करते हैं और कितने समय के लिए प्रवाहित करते हैं, तो कितने समय में कितना कार्य किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं WVIT। और जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो भी कार्य की तरह ही है, तो W की जगह पे हम H का प्रयोग कर सकते हैं। तो H ऊष्मा के लिए प्रयोग करते हैं और W कार्य के लिए करते हैं। अब इसमें हम ओम का नियम लगाते हैं, तो B बराबर होता है B बराबर होता है IR।
तो आई और आई मिलकर आई स्क्वायर आर टी, तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो ये जूल का तापन नियम कहलाता है। किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा उपयुक्त होती है, तो उसकी शक्ति बता रखी है। जो विद्युत इस्त्री है इसकी शक्ति है 840 वाट, तो वाट पी बराबर होता है वी आई, तथा 360 वाट की दर से उस समय उपयुक्त होती है जब तापमान की दर निम्नतम है। यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट है तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान का परिकलन कीजिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि निवेशी शक्ति P बराबर वी आई होता है, और जब तापमान की दर अधिकतम होती है तो हम जानते हैं कि आई बराबर पी आई पी बटे आई बराबर पी बटे वी, तो आई निकलेगा 3.82 एम्पियर, तथा विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध है आर बटे पी आई 57.60 ओम। और जब तापमान की दर निम्नतम है तब वही सूत्र का प्रयोग करेंगे और हमारा प्रतिरोध आ जाएगा 1.34.15 ओम, और विद्युत धारा आ जाएगी 1.64 एम्पियर। हमारे पास ये आंकिक प्रश्न है, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि जो विभवांतर ज्ञात करने का सूत्र होता है V बराबर आई आर, तो हमें आई ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं जो ऊष्मा का सूत्र होता है H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, तो यहाँ हम आई का मान निकाल लेंगे, 5 एम्पियर आ जाएगा। और फिर इसमें जो विभवांतर है आई आर एस 5 × 4 ओम 20 वोल्ट आ जाएगा। विद्युत धारा के जूल के तापीय प्रभाव के अनुप्रयोग। तो इसके 3 अनुप्रयोग हैं। पहला ऊष्मा उत्पन्न करने में, दूसरा प्रकाश उत्पन्न करने में, और तीसरा है फ्यूज तार के निर्धारण में। तो सबसे पहला देखते हैं कि इसका उपयोग है विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली और विद्युत हीटर में। देखते हैं प्रकाश उत्पन्न करने में। तो बल्ब की तंतु को बनाने के लिए टंगस्टन यानी डब्लू का उपयोग किया जाता है। 74 इसका परमाणु क्रमांक है। इसका गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका उच्च गलनांक ही एक प्रबल धातु है, उच्च गलनांक की। और इसमें विद्युत बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय गैस नाइट्रोजन तथा आर्गन भरी जाती है, क्योंकि ये इसकी आयु को बढ़ा देती है, तंतु की आयु को। इसका ऑक्सीकरण नहीं होने देती और इसका दहन भी नहीं होने देती। फ्यूज तार, तो घरों में फ्यूज तार को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। और फ्यूज तार एक निर्धारित विद्युत धारा से अगर अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार पिघल जाता है, और फ्यूज तार कमी मिश्रित धातु का उपयोग करते हैं, जिसका गलनांक एक निश्चित ताप पर होता है, जिसका गलनांक। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो फ्यूज तार है इसको प्राय धातु के सिरे वाले पोर्सिलेन अथवा इसी प्रकार के विद्युतरोधी पदार्थ कार्टिज में रखा जाता है। अब जो घरों के परिपथ में उपयोग होने वाले फ्यूज तार कितनी एम्पियर के होते हैं? 1 एम्पियर से लेकर के 3 एम्पियर, फिर 5 एम्पियर और 10 एम्पियर के होते हैं। अब उदाहरण के लिए एक प्रेस है, उसके लिए हम फ्यूज तार का निर्धारण करेंगे। तो परिपथ की जो प्रेस है, विद्युत इस्त्री है, उसकी शक्ति है 1 किलोवाट, और घरों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की जो वोल्टता है 220 वोल्ट है। तो अतएव इनसे इसकी हम विद्युत धारा निकालेंगे। तो इसकी जो विद्युत धारा आएगी W बटे V, यानी 1000 बटे 220, 4.54 एम्पियर। तो अतः इसके लिए हम कितना एम्पियर का फ्यूज तार उपयोग करेंगे? तो 5 एम्पियर का, लगभग 5 एम्पियर का फ्यूज तार उपयोग करेंगे।
अगर प्रेस चलाते समय 5 एम्पीयर से धारा प्रवाहित अधिक हो जाती है, फ्यूज तार लगा है, तो फ्यूज तार पिघल जाएगा। इससे हमारा परिपथ शॉर्ट हो जाएगा और आग नहीं लगेगी। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति इंटू समय को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो शक्ति बराबर होता है VI और P बराबर होता है I²R या फिर V²/R। तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है वाट, और उस युक्ति द्वारा उपभोक्त शक्ति को हम वाट कहते हैं। फिर हम देखते हैं वाट शक्ति का छोटा मात्रक है, और वास्तविक व्यवहार में हम इसके काफी बड़े मात्रक का उपयोग करते हैं, किलोवाट का उपयोग करते हैं। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। विद्युत शक्ति हमने बताया कि विद्युत ऊर्जा जो है वो शक्ति और समय के गुणनफल के बराबर होती है विद्युत ऊर्जा। अब विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक है वो किलोवाट घंटा है। इसको बोलचाल की भाषा में किलोवाट घंटा को हम यूनिट भी कहते हैं। अब 1 यूनिट को यदि हम जूल में बदले, तो जूल में बदलने के लिए क्या करते हैं, घंटा को सेकंड में परिवर्तित कर देते, तो हमारा जूल आ जाएगा। तो 1000 वाट को हम 3600 सेकंड से गुणा कर देते, तो हमारी जो किलोवाट घंटा है वो जूल में परिवर्तित हो जाएगी। 3.6 × 10⁶ जूल आ जाएगी। यानी कि हम जब घरों में उपकरणों का प्रयोग करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनों को गति देने वाले, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को गति देने के लिए प्रदान की जाने वाली विद्युत ऊर्जा का भुगतान करते हैं। यानी कि हम जो लाइट का बिल भरते हैं तो बिल के रूप में हम इलेक्ट्रॉनों का भुगतान नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रॉनों को गति देने वाले, यानी इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने के लिए विद्युत ऊर्जा का भुगतान करते हैं। इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान की जाने वाले विद्युत ऊर्जा का भुगतान करते हैं, यानी कि वाट इंटू समय। यही एग्जाम्पल है, ये न्यूमेरिकल है, विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति से संबंधित। घरों में विद्युत की यूनिट इस प्रकार से निकाली जाती है, महीने भर के कितने रुपए लगेंगे। अब यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु है पाठ के अंदर, किसी चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉनों की धारा विद्युत धारा की रचना करती है। परिपाटी के अनुसार इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की गति प्रदान करने के लिए हम किसी सेल अथवा बैटरी का उपयोग करते हैं। सेल अपने सिरे के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। इस विभवांतर को वोल्ट V से मापते हैं। प्रतिरोध एक ऐसा गुणधर्म है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है। यह विद्युत धारा के परिमाण को नियंत्रित करता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है। ओम का नियम, किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, परंतु एक शर्त यह है कि प्रतिरोधक का ताप समान रहना चाहिए। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर सीधे उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर प्रतिलोमतः निर्भर करता है और उस पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है जिससे वह बना है। तो श्रेणी क्रम में संयोजित बहुत से प्रतिरोधों को तुल्य प्रतिरोध उनके व्यष्टिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समुच्चय का तुल्य प्रतिरोध Rp, यानी कि जो पार्श्व में है तो Rp है, पैरेलल है तो 1/Rp बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। किसी प्रतिरोधक में क्षयित अथवा उपभोक्त ऊर्जा को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि W बराबर VIT। इसको जो ऊर्जा कार्य को W या इसे H का भी प्रयोग कर सकते हैं ऊष्मा का। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है। जब 1 एम्पीयर विद्युत धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो परिपथ में उपभोक्त शक्ति 1 वाट होगी। विद्युत ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल।
तो इसी के साथ हमारा लेसन समाप्त होता है।